Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की नवीन पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का अध्याय 1 का पार्ट 2 है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम इसका पहले पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा सभ्यता हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी या आयड़ नदी और इसे बेड़च नदी भी कहते हैं के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। तो अपने को याद रखना है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आहड़ नदी या आयड़ नदी, और इसका अन्य नाम क्या है? बेड़च नदी, और उदयपुर शहर के पास है ये। यहाँ से 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टीला भी कहते हैं। यानी आहड़ सभ्यता को और क्या कहते हैं? धूलकोट भी कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम जो खुदाई है वो 1953 में अक्षयकृति व्यास द्वारा की गई और बाद में RC अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई। इस सभ्यता के जो लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों या आभूषण के साथ दफनाते थे। इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। यानी आहड़ सभ्यता के लोग मृतकों के साथ गहनों आभूषणों को दफनाते थे। उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद व्यक्ति वापस जीवित हो सकता है या हो जाता है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। तो आहड़ सभ्यता से किस प्रकार के बर्तन मिले? लाल काले मिट्टी वाले बर्तन मिले हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। अब देखो, दो नाम पहले आ गए थे, आहड़ सभ्यता और ताम्रवती नगरी भी इसे कहते हैं और धूलकोट भी कहते हैं। यहाँ पर उत्खनन में ठप्पों की प्राप्ति हुई है, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पर रंगाई व छपाई का व्यवसाय होता था। अब है गिलूंड सभ्यता। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी गिलूंड सभ्यता है वो किस जिले में है? राजस्थान के राजसमंद जिले में है। गिलूंड सभ्यता कहाँ है? राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर। गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के तट पर। यहाँ से 2 टीलों के उत्खनन करने से आहड़ संस्कृति से जुड़ी सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। तो गिलूंड सभ्यता को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसका जो उत्खनन किया गया वो 1957-58 बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया और
यहाँ से जो ताम्रयुगीन उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो 1900 से 1700 ईसा पूर्व पहले के हैं। गिलूंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, ये याद रखना आपको, गिलूंड से कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? सादे बर्तन, काले बर्तन, पालिशदार, भूरे बर्तन, लाल व काले चित्रित मृदभांड में यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियाँ, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। फिर है बागोर सभ्यता। अब बागोर सभ्यता कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है स्थित है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है और कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? कोठारी नदी के। इसका जो उत्खनन किया गया वो डॉक्टर वीएन मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 के बीच में किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने के प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। छेद वाली सुई है वो सबसे पहले बागोर से हमें प्राप्त होती है। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बागोर भीलवाड़ा से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। तो एक तो छेद वाली सुई बागोर से मिलती है, कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, और इस स्थल से मध्यकालीन सभ्यता और लघु पाषाण का उपकरण केंद्र माना गया है। यानी मध्यकालीन सभ्यता थी, उसमें लघु पाषाण का उपयोग किया जाता था। फिर है गणेश्वर सभ्यता। ये कहाँ पर है और किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर नीम का थाना सीकर में, सीकर जिले में ये, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। ये ताम्रयुगीन संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। ये रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ 2800 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष खुदाई में मिले हैं, और यहाँ से गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जिससे हमें ताम्रयुगीन सभ्यताओं की प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबा है, और तांबे, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर तांबे की प्रचुर मात्रा थी। यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। किरपसवर्णी मृद पात्र कहते हैं। मिट्टी के जो बर्तन हैं इनको क्या कहते हैं? किरपसवर्णी मृद पात्र कहते हैं। बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। हाँ, ये याद रखना है आपको, गणेश्वर सभ्यता भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। फिर है अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। अन्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी राजस्थान में? भीनमाल जो जालौर में स्थित है, भीनमाल की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा कराया गया। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र और एक यूनानी सुराई मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। ये भी याद रखना है, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था?
सिरीमाल था। भीनमाल का प्राचीन नाम सिरीमाल था। इसी प्रकार इसवाल उदयपुर में, ये पूछ लिया जाता है इसवाल कहाँ पर है। इसवाल कहाँ है? उदयपुर जिले में है। प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराठ जयपुर में बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, यहाँ पर 3 पहाड़ी मिलती है जिनका नाम है बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी। कहाँ से? बेराठ जयपुर से। हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? बेराठ जयपुर से। हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? बेराठ जयपुर से। बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये याद रखना है आपको। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान उत्खनन में जुड़े हुए थे। विराट से एक गोल मंदिर में अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। ये बहुत अच्छा है। अशोक का भाब्रू अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अशोक का भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराठ जयपुर से। कहाँ से? बेराठ जयपुर से, जिससे अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण मिलता है। फिर है बालाथल उदयपुर। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में। प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन से एक ताम्र पाषाण सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त अन्य देखो, रंग महल हनुमानगढ़ में, ये याद रखना है। रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ओजियाना भीलवाड़ा में। ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा में। नगरी चित्तौड़ में, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नौ भरतपुर में, नगर टोंक में। अब देखो नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। और नगर कहाँ है? टोंक में। ये प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान से प्राप्त होते हैं। फिर है राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद है। वैदिक सभ्यता के बारे में हमें कौन जानकारी देते हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष यानी वैदिक सभ्यता के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? अनूपगढ़ गंगानगर जिले में, तरखान का डेरा और चक 64, ये तीनों ही कहाँ हैं? गंगानगर जिले में स्थित है। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों को अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिण सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिसे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज के वैज्ञानिक इस घटना को स्वीकार नहीं करते हैं, इसको एक काल्पनिक कहानी बताते हैं, नहीं किया जा सकता। किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य उसका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास में 1 वर्ष वेश बदलकर मत्स्य के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में रहा, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं।
किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम जनपदों का उदय और दूसरा साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष, और उस संघर्ष में मगध है वो मगध की विजय होती है। राजस्थान के जनपद, हमें जनपदों की जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध साहित्य के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपद है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत आते थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? सीवी जनपद कहलाता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योधे और अर्जुन राजस्थान में आकर बस गए। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। मत्स्य जाति का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में, जो इसकी प्राचीनता दर्शाता है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में मत्स्य जनपद का उल्लेख किया गया है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना की गई है। इसी प्रकार महाभारत काल में मत्स्य जनपद का जो शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर विराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। यानी राजा विराट था ना, उसने इसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। महाभारत के काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? विराटनगर थी। राजा विराट के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? विराटनगर पड़ गया। मत्स्य जनपद के आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति रहती थी। तो ये भी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। मत्स्य जनपद में कौन सी जाति रहती थी? सालव जाति रहती थी। इसी प्रकार मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा। कुछ समय के बाद भी उसने अपनी स्वतंत्रता पुण्य प्राप्त, दोनों में विवाद हो गया था, मत्स्य जनपद और चेदी जनपद ने। और इसके बाद मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में मिला दिया। बाद में क्या, एक राज्य 16 महाजनपदों में से निकलता है, वो है मगध। तो मगध है वो इसको जीत लेता है और सबसे शक्तिशाली राज्य बनता है। फिर है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पुण्य समाप्त होने लगी। यानी गुप्तों ने जो राजनीतिक एकता स्थापित की थी वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद समाप्त होना शुरू हो गई और एक नया राजवंश उभर के आया जिसे राजपूत राजवंश कहते हैं। नवीन राजवंश का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल भी कहा जाता है। अब राजपूत काल कहाँ से कहाँ तक था? इतिहासकार स्मिथ लिखते हैं कि वे हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावी हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? राजपूत युग कहलाता है। राजपूत युग कौन सा कहलाता है? 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को क्या कहा जाता है? राजपूत युग कहा जाता है। अब राजपूत कौन थे?
राजपूत कौन थे, प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। अलग अलग वैज्ञानिकों ने विद्वानों ने अलग अलग विचार रखे। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में भी व्यापक इसका प्रयोग मिलता है। गौरी शंकर क्या कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में भी? राजपूत शब्द है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है, सभी ग्रंथों में है। जैसे चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी राजपूत शब्द आया है, कालिदास के नाटकों, बाण भट्ट के हरिश्चरित और कादम्बरी नामक ग्रंथ, तो ये ग्रंथ भी आपको याद रखना है। चाणक्य का तो कौन सा है? अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक है 7 है इसके अंदर, बाण भट्ट का हरिश्चरित और कादम्बरी। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसने राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। यानी क्षत्रियों के लिए पहले किसका प्रयोग किया जाता था? राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर है वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान, राजपूतों को आर्यों की संतान माना गया है। किसने? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद राजपूतों को आर्यों की संतान मानते हैं और इनकी ये विशेषता थी, राजपूत है वो सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक, लंबे सिर से प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान थे, क्योंकि आर्य लोग हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। अग्निकुंड से उत्पन्न, अब किसने बताया है भी राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? चंद्रवरदाई जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे, दरबार में रहते थे, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताते हैं? अग्निकुंड से बताई गई है। उन्होंने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम और अगस्त्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इस समस्या से निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, यानी राक्षसों से लड़ने के लिए 3 योद्धा उत्पन्न किए। उनके नाम था परमार, उनका क्या नाम था? परमार, चालुक्य, प्रतिहार। और जब ये तीनों रक्षा करने में असमर्थ हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम था चौहान। चंद्रवरदाई के अनुसार इन राजपूतों को की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से बताई गई है। तो 4 अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न होते हैं। परमार, एक तो पै से देखो याद करने का तरीका, परमार और प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। 2 पै पर है, 2 चै पर है। परमार और प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया गया, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल में क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों, शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, यह इस घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मणों से हुई है। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है, और इस साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख का भी उल्लेख किया है। बिजोलिया शिलालेख का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इसी प्रकार गोपीनाथ शर्मा भी इनको ब्राह्मण जाति के मानते हैं, और मेवाड़ के महाराणा कुंभा के विद्वान जयदेव ने जो गीत गोविंद टीका लिखी है उसमें भी इनको ब्राह्मण स्वीकार किया गया है। लेकिन
डॉक्टर दशरथ शर्मा इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर है विदेशियों की संतान। राजपूतों को क्या माना गया है? विदेशियों की संतान माना गया है। राजस्थान के इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। शक और सीथियन ये विदेशी जातियां थी। टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है कि ये राजपूतों के जो रीति रिवाज है वो शक, सीथियन और हुणों से मिलते हैं। जैसे आसव पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि ये दोनों जातियों में एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। याद रखना है, किसने राजपूतों को हुणों की संतान बताया? स्मिथ ने। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम दो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। सब वो राजपूत अपने आप की जो उत्पत्ति है वो सूर्य या चंद्र से मानते हैं। राजपूत अपने आप की उत्पत्ति किससे मानते हैं? सूर्य या चंद्रमा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। उपर्युक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेश रखत भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित है, यह भी सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई, स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानून को ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य व चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन सत्य यह है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। फिर है राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।